हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो वैदिक सुभाषित साहित्यम के जो श्लोक्स हैं सिलेबस में आपके उनके ऊपर बनने वाले हैं। सबसे पहले वैदिक सुभाषित साहित्यम के जो श्लोक्स हैं उनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। सिलेबस वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है पर बहुत डिटेल में नहीं बताया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था वो। तो जो टॉपिक्स के हम वीडियोस बनाएंगे उसके पहले उसके क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो डिटेल में बताते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, तो 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चंस आएगा। तो यहाँ पे लिखा है टॉपिक नंबर 3। तो जब आप सिलेबस का डिटेल देखोगे उसमें टॉपिक नंबर 3 पर लिखा हुआ है वैदिक सुभाषित साहित्यम के जो श्लोक्स हैं वो सारे। तो क्या लिखा हुआ, अधोतत्स्य श्लोकस्य पदच्छेद लिखित्वा रेखांकितानां पदानां शब्दरूपाणि धातुरूपाणि वा लिखित। श्लोक्स में जो भी शब्दरूप या धातु रूप आए हैं उनके आपको पूरे के पूरे रूप लिखने के लिए भी पूछे जा सकते हैं। उसके नीचे अंडरलाइन होगा रेखांकित, मतलब एक श्लोक लिखा होगा, उस श्लोक का जो भी शब्द रूप या धातु रूप पूछना चाहता है एग्जामिनर उसके नीचे अंडरलाइन होगा और आपको उसके शब्द रूप या धातु रूप लिखने होंगे। शब्द रूप संज्ञा और सर्वनाम के रूप में होते हैं, धातु रूप क्रिया के रूप में होते हैं जो लकार के हिसाब से चलते हैं, तो वो आपको लिखना होगा। एक तो ये पैटर्न होगा। दूसरा पैटर्न होगा अधोतत्स्य श्लोकस्य अन्वय अर्थम च लिखित। इसका मतलब है एक श्लोक दिया रहा होगा उसका अन्वय और अर्थ लिखना है। टॉपिक नंबर 2 और 3 में अधोतत्स्य श्लोकस्य अन्वय अर्थम च लिखित, इसमें अष्टांग के भी और वैदिक सुभाषित साहित्यम दोनों के आपको श्लोक और अन्वय के अर्थ लिखने हैं। इस तरीके से श्लोक्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिर लॉन्ग आंसर वाले में कैसे आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस का जो नंबर्स होंगे वो 10 नंबर होगा एक क्वेश्चन का। तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अधोतत्स्य श्लोकस्य पदच्छेद विग्रह वाक्य अन्वय वाक्यार्थ शास्त्रार्थ ये सब लिखना है। मतलब जो 5 नंबर का था उसमें सिर्फ अन्वय और अर्थ लिखने थे, पर इसमें पदच्छेद लिखना है, विग्रह वाक्य लिखना है, अन्वय भी लिखना है, वाक्यार्थ भी लिखना है, शास्त्रार्थ भी लिखना है। तो 10 नंबर में अगर पूछेंगे तो ये सारा पूछ सकते हैं और 5-5 नंबर के 2 पूछेंगे तो कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक श्लोक को इन पॉइंट्स के अंडर में कंप्लीट करना है। मैंने जो वीडियो बनाया है वैदिक सुभाषित साहित्यम का श्लोक जो सिलेबस में है आपके, जैसे प्रथम अध्याय में केवल 2 ही श्लोक आपके सिलेबस में है, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक। सभी श्लोकों को 3-4 पॉइंट के अंतर्गत कंप्लीट किया है कि यदि आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तब भी आप उसमें से लिख सको और 5 मार्क्स में पूछ रहे हैं तब भी आप लिख सको, जो भी चीज़ पूछ रहे हैं वो आप लिख सकें अच्छे से। तो अभी हम इसको वैदिक सुभाषित साहित्यम के श्लोक को शुरू करते हैं कि आपको कैसे लिखना है और ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं पदच्छेद विग्रह वाक्य अन्वय इनका मतलब क्या होता है। पहला जो श्लोक है वो है हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा शौचति। बहुत कॉमन श्लोक है आयुर्वेद के स्टूडेंट्स के लिए, चरक संहिता का श्लोक है। आयुर्वेद की परिभाषा है इसमें कि आयुर्वेद किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये जो पॉइंट्स हैं पदच्छेद विग्रह वाक्य अन्वय वाक्यार्थ और शास्त्रार्थ, इनके मतलब क्या होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानेंगे पदच्छेद। पदच्छेद क्या होता है, पद, उसके लिए जानना पड़ता है पद। पद बनता है शब्द से और शब्द बनता है वर्ण से। वर्ण किसे बोलते हैं, जो का, खा, चा, ये जो सिंगल है इनको वर्ण बोलते हैं। जब 2 वर्ण मिल जाते हैं जैसे राम तो ये एक शब्द बन जाता है। अब पद कैसे बनेगा, राम, इसी के आगे लिखेंगे हम श्याम। तो ये 2 जब शब्द मिल जाते हैं तो ये पद मिल जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स मिलते चले जाएं तो ये पूरे पद बन जाते हैं। अब पद का विच्छेद कैसे करेंगे, पद का विच्छेद करने के लिए आपको सपोज मान के चलिए आपको लिखा है धर्म अर्थ काम, ये 3 शब्द एक साथ मिलके लिख के एक पद बनाएं। तो जब आपको पद विच्छेद करना है तो कैसे करना है, तीनों को अलग अलग कर देना है। धर्म अर्थ काम, ये होता है पद विच्छेद। आपको पद बहुत सारे शब्दों का मिलके बना हुआ जो समूह होता है उसे पद बोलते हैं और उन सभी शब्दों को अलग अलग आइडेंटिफाई करके लिखना, अगर उसमें संधि है तो उसको संधि को विग्रह करना और फिर उनको लिखना, ये पद विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह वाक्य का मतलब होता है उसमें संधि
समास जो भी व्याकरण वाला पोर्शन है उसको वहाँ पर मेंशन करना। यदि कहीं पर भी संधि है तो वो संधि को आप ब्रेक करके विग्रह करके लिख सकते हैं, समास है तो वो लिख सकते हैं। संधि का नाम आता है बहुत अच्छी बात है, समास का नाम आता है आपको अच्छी बात है, नहीं आता है तो सिर्फ विग्रह लिखेंगे उतना भी सफिशिएंट होता है। अन्वय, अन्वय मतलब होता है आपके पास एक श्लोक है, वो एक पद में है, एक छंद में होता है। बहुत प्रकार के छंद होते हैं, उन छंद में वो श्लोक होता है। उस छंद को, उस पद्य को गद्यात्मक रूप में लिखना अन्वय कहलाता है। गद्यात्मक रूप में लिखना मतलब होता है कि उसको एक अरेंज सेंटेंस में लिखना अन्वय कहलाता है। जैसे अगर श्लोक में कोई वर्ड आगे या कोई वर्ड पीछे लिखा हुआ है जिसका सीक्वेंस थोड़ा सा सिमिलर नहीं बैठता तो उसको मैनेज करके लिखना अन्वय कहलाता है। अन्वय में कर्ता, जैसे श्लोक कोई है, अभी जब आगे हम पढ़ेंगे तो सबका अन्वय बताएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कर्ता कोई है, वो किसी वाक्य में कर्ता है तो पहले कर्ता को लिखेंगे, फिर जो बीच बीच में और वर्ड्स आए हैं वो लिखेंगे, लास्ट में क्रिया लिखते हैं। एक ये पैटर्न होता है। कुल टोटल मीन्स ये है कि आपको उस श्लोक को एक इस तरीके के सेंटेंस में अरेंज करके लिखना है जिसमें सेंटेंस इस तरीके से देखे जो ट्रांसलेशन के रूल्स के हिसाब से सही बैठता है, वो अन्वय कहलाता है। अन्वय थोड़े बहुत चेंज से, वेरिएशन से किसी का कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर व्याकरण के तौर पर वो एकदम सही होना चाहिए। नेक्स्ट है वाक्यार्थ। वाक्यार्थ क्या होता है? वाक्य में जो भी वर्ड्स आए हैं या श्लोक में जो भी वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग क्या होता है आपकी मातृभाषा में, वो होता है वाक्यार्थ। श्लोक संस्कृत का है, उस संस्कृत के शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या होगा, वो उसका वाक्यार्थ है। शास्त्रार्थ या भावार्थ, शास्त्रार्थ या भावार्थ वो कहलाता है कि श्लोक को जो बताया गया है उसका आपने मीनिंग लिख दिया, उसके बाद उससे आपको क्या, बहुत सारे श्लोक्स में आपको कोई प्रेरणा मिलती है, बहुत सारे श्लोक्स में कोई चीज़ आपको एज अ शिक्षा के रूप में बताया जाता है, बहुत सारे श्लोक्स में किसी चीज़ का डेफिनेशन बताया जाता है, किसी का कोई प्रकार बताया जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस भाव को समझना कि ये श्लोक किस उद्देश्य से लिखा गया है और आप किस उद्देश्य से उसे पढ़ रहे हैं, क्या उसमें बताया जा रहा है, वो सब शास्त्रार्थ में आता है। तो शास्त्रार्थ को ही पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं और वो बहुत अच्छे से कंप्लीट वाक्य हो जाता है। तो इस तरीके से तीनों चार जो हमारे पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको बता दिया कि किसका मतलब क्या होता है। अब हम श्लोक को समझेंगे कि श्लोक में इसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे ये श्लोक है, हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रुक्ता सा उच्यते। अभी ये इसको पढ़ने के लिए हमको पद का विच्छेद करना पड़ेगा। पद का विच्छेद करने के लिए हम कौन कौन से वर्ण का कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है हित अहितम, हित अहितम, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, हितम आहितम। सुखम अलग से लिखा हुआ तो सुखम वैसे ही आ जाएगा। फिर दुखमायुतस्य, ये एक पूरा पद है, इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे आएगा, दुख आयु तस्य। फिर यहाँ पर भी पद विच्छेद होगा, हित आहितम। मानम च, फिर यहाँ पर भी पद विच्छेद होगा, तत् च। यत्र उक्तम आयुर्वेद, इसमें भी पद विच्छेद होगा, यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो इस तरीके से जब हमने पद विच्छेद किया तो हमारे पास इतने सारे शब्द हमको मिल जाते हैं अलग अलग, हितम अहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम अहितम मानम च तत् च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। पद विच्छेद करने से हमें इसको मीनिंग करने में बहुत ईजी होता है और एकदम क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये वाला वर्ड्स को इस तरीके से पढ़ना है। पढ़ने में भी ईजी हो जाता है, एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े पद को पढ़ने में दिक्कत होती है। विग्रह वाक्य करने के लिए विग्रह में हित प्लस अहित, ये स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। दुखम प्लस आयु, ये भी स्वर संधि है। आयु और प्लस तस्य, जो हमने पद विच्छेद किया था यहाँ पर आयु तस्य, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तच चा व्यंजन संधि का है, तत् प्लस चा व्यंजन संधि का चतुर्थ संधि लगती है इसमें। अन्वय कैसे करेंगे, अन्वय करने के लिए देखिए यहाँ पर इस श्लोक में बताया है कि आयुर्वेद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो कर्ता देखें तो वो क्या है, आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए हम इसका अन्वय करेंगे। क्या बोलेंगे, यत्र मतलब जहाँ, फिर वैसे ही आगे चलेगा वाक्य, क्या होगा, हितम आहितम सुखम दुखम आयु तस्य। तस्य यहाँ पे किसके लिए दिया है, आयु के लिए दिया है। ये वाला जो तस्य है वो हमको आयु के लिए बताने के लिए दिया हुआ है। उसके लिए क्या, हितकर हितकर अहितकर, चा मतलब और,
तत् उसका मान, तत् यहाँ आयु के लिए, चा उक्तम बताया है, सह आयुर्वेद उच्यते उसे आयुर्वेद कहते हैं। उच्यते क्रिया है, कहते हैं, तो ये सबसे लास्ट में आई है। यत्र, यहाँ पर यत्र, इसके बाद आयुर्वेद भी लिख सकते हैं आप, यत्र आयुर्वेद हितम अहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम तस्य हितम च माम च उक्तम स आयुर्वेद उच्यते, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आयुर्वेद को यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, थोड़ा बहुत वेरिएशन से, उसका मीनिंग पर फर्क नहीं होना, उसका व्याकरण डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण में ट्रांसलेशन में ये है कि यदि आप कर्ता को पीछे भी लिख देंगे तब भी कोई नहीं, लेकिन अन्वय में क्रिया लास्ट में लिखनी है। इसके जो मीनिंग है अन्वय, आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अन्वय इज सिंपल दैट कि जैसे यहाँ पर इन्होंने जो श्लोक स्टार्ट किया है, हितम अहितम सुखम, यहाँ से स्टार्ट किया है, लास्ट में ये बताया है कि किसको क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा स उच्यते। हम जब गद्यात्मक रूप में लिखते हैं तो हम जैसे किसी की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जहाँ पर या वहाँ पर, तो वहीं से शुरू किया है कि जहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में, आयु के बारे में बताया गया है, उसकी डिटेल बताई गई, वहाँ आयुर्वेद कहते हैं। परिभाषा के बाद जो मीनिंग्स हैं, जैसे उच्चते मतलब हिंदी में क्या बोला गया है, कहा गया, टू बी सेड। उक्तम वर्णन है, डिटेल्स हैं। तस्य मतलब उसकी। तो ये तीन ही नए मीनिंग मुझे लगे जो आपको पता होने चाहिए, बाकी सभी के तो मीनिंग आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ये अन्वय हो गया, ये मीनिंग हो गया। वाक्यार्थ में क्या होगा, जहाँ आयु के हित अहित सुख दुख प्रकार एवं उसके हितकर अहितकर क्या होता है और आयु के मान का वर्णन दिया है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है उस श्लोक, सिंपल वाक्यार्थ उस श्लोक का जो हमको पहले नंबर पे बताया है, और सिंपल वर्ड्स बाय वर्ड्स उसका मीनिंग लिख दिया। इसमें कोई अभी हमने शास्त्रार्थ या भावार्थ नहीं बताया है। अब बात करते हैं शास्त्रार्थ की। तो शास्त्रार्थ की बात करने के लिए हमको ये पॉइंट्स हैं, इसको मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ, आप फिर अपने उसको लैंग्वेज को लिख सकते हैं कि किस में आपको कितना ईजी हो रहा है, कितना बड़ा, कितना कैसे लिखना है। आयुर्वेद की परिभाषा बताई है इसमें, आयु के प्रकार बताए हैं इसमें, हितकर अहितकर सुखकर और दुखकर। तो आपको ये चारों प्रकार की आयु के बारे में लिखना पड़ेगा। ये आपने आयुर्वेद में चरक संहिता में पढ़ा होगा कि हितायु किसे बोलते हैं, अहितायु किसे बोलते हैं, सुखायु किसे बोलते हैं, दुखायु किसे बोलते हैं। फिर उस आयु के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, वो आपको बताना है। और आयु का मान, स्पान ऑफ लाइफ क्या है, वो बताना है। मैं ब्रीफ में आप लोगों को बता रही हूँ कि आयु के चार प्रकार होते हैं, सुखायु और दुखायु। सुखायु किसे बोलते हैं, जब आप स्वस्थ होते हैं तो वो सुखायु है, जब आप बीमार होते हैं वो दुखायु है। स्वस्थ व्यक्ति, ज़्यादातर यहाँ पर जो भी बात की जा रही है वो इस तरीके की बात की कि ज़्यादातर जो पाया जाता है वो, जैसे युवावस्था में आप सुखायु होती है, आप सभी तरीके का उम्र जो होती है उसमें आपको बीमारियां कम होती हैं, एनर्जी ज़्यादा रहती है, सारे काम की क्षमता अच्छी होती है, सभी चीज़ ऑप्टिमम लेवल पर, ग्रोइंग स्टेज कंप्लीट करने की जस्ट बाद की स्टेज होती है, तो वो सुखायु होती है। आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, आपका मेधा होती है, आपके पास लस्टर होता है। दुखायु वृद्धावस्था की आयु है, जब वृद्धावस्था होती है तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां बनी ही रहती हैं, तो उस परेशानी की वजह से उसको दुख रहता है, अपने काम को, डेली रूटीन को करने के लिए उसको कष्ट होता है, तो ये सब दुखायु होते हैं। बहुत डिटेल में चरक में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ेंगे तो वहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। हितकर अहितकर, किसके लिए हितकर, किसके लिए अहितकर, आपके अपने के लिए हितकर और सोसाइटी के लिए हितकर। आप जहाँ रह रहे हैं उसके लिए आप, आयु मतलब क्या, एक इंडिविजुअल वो कितना हितकर है और कितना अहितकर है, मतलब आप सोसाइटी के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कौन सा व्यक्ति करेगा, जो दान करता है, जो धर्म के लिए काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है, परमार्थ काम करता है, गलत काम नहीं करता है, वो हितकर है। अहितकर कौन है, जो समाज के लिए नुकसान करता है, वो किसी भी तरीके का नुकसान कर सकता है, चोरी करके नुकसान कर सकता है, किसी को परेशान करके नुकसान कर सकता है। तो इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से आयु को डिवाइड किया हुआ है। मतलब आपकी एक सोशल लाइफ क्या है और आपकी एक पर्सनल लाइफ क्या है। पर्सनल लाइफ में आप कितने हैप्पी हैं और अनहैप्पी हैं, और सोशल लाइफ में आप कितने अनहैप्पी और हैप्पी हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस तरीके से 4 प्रकार की आयु हैं, इनको आप डिटेल में लिख सकते हैं, पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ है। फिर उनके लिए हितकर और अहितकर भाव, मतलब ये जो आयु के प्रकार बताया, अब इसके लिए हितकर अहितकर मतलब आप किस तरीके से अपनी आयु के लिए अच्छा कर सकते हैं, अपनी अच्छी आयु को लंबा बढ़ा सकते हैं, वो उसके लिए दिनचर्या बताया है, ऋतुचर्या बताया है, डू एंड डोंट्स बताया है, समन चिकित्सा बताया है, शोधन चिकित्सा बताया है, दोषों के हिसाब से बताया है, ऋतुओं के हिसाब से दोषों का शोधन समन जो है वो बताया है। आप उन सबको फॉलो करिए, वो सारा आपको शास्त्र में, आयुर्वेद के शास्त्र में वर्णन है कि कैसे आपको अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जीवन शैली के बारे में आयुर्वेद बहुत अच्छे से बताता है। फिर आयुमान स्पान ऑफ लाइफ में क्या बताया है, रोग
रोग के लक्षण, रोगी के लक्षण और अरिष्ट लक्षण जो इंद्रिय स्थान में बताए हैं वो सभी स्पान ऑफ लाइफ है। आपको अरिष्ट लक्षण पता है, मतलब आपको पता है कि आयु का मान कितना होने वाला, अगर ये लक्षण आ गए तो इतनी आयु है, ये लक्षण आ गए तो इतनी। स्वस्थ की परिभाषा बताइए कि यदि ऐसा ऐसा है तो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके दोष यदि सही हैं, उसकी धातुएं सही, उसकी क्रियाएं सही हो तो वो स्वस्थ व्यक्ति है। समसंहन के लक्षण बताएं कि एक जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट गठन जो होता है शरीर का वो एकदम सही कैसी स्थिति में होता है, वहाँ पर वो भी वर्णन दिया हुआ है। तो एक जो स्टैंडर्ड्स हैं आपकी आयु के, आपके शरीर के, आपके स्वास्थ्य के, वो भी दिए हुए हैं। एक रोगी व्यक्ति को क्या क्या लक्षण होंगे, कैसे कैसे होंगे, वो भी दिए हुए हैं। अवस्था के अनुसार दिए हैं, ऋतु के हिसाब से दिए हैं, दोषों के हिसाब से दिए हैं। उनके लिए ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए वो भी दिया हुआ है, हितकर अहितकर, और आयु के प्रकार दिए हैं। और जहाँ पर इन सभी चीज़ों का वर्णन दिया हुआ है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो इस तरीके से ये आयुर्वेद का आप शास्त्रार्थ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर शास्त्रार्थ को डिटेल में नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं। आपको मैंने जो समझाया है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं समझ के कि किस तरीके से हमको शास्त्रार्थ को कंप्लीट करना है। ये एक पूरा एक श्लोक का वर्णन आ जाता है, इसको आप किस तरीके के मार्क्स में पूछा गया है उस तरीके से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। आपको इसमें अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बच्चे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। अगर अन्वय या वाक्यार्थ में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बताइएगा। हर एक श्लोक का अन्वय हम ऐसे ही जानते चले जाएंगे और आगे के वीडियोज़ में एक एक श्लोक को डिटेल में हम पढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।